हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम किया होगा। आज के क्वेश्चन में गाइज आप लोगों को इंडिया की ग्रोथ पोटेंशियल किस तरीके से हम इंडिया की वृद्धि कर सकते हैं, इंडिया का विकास कर सकते हैं, उसके क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं या क्या क्या ऐसे कारक हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्या क्या उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये इकोनॉमी के ग्रोथ के टॉपिक से बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइज मैं चाहूँगी आप लोग इन पॉइंट्स को अपने पास नोट करके रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो तो आप लोग उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा हम लोगों के साथ। तो शुरू करने से पहले गाइज मैं आप लोगों को अपने कोर्सेज के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन करता है जिसमें डेली आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ्स भी दी जाती हैं जहाँ से डाउनलोड करके आप उन पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स के तो उसमें आपको डेली बेसिस पे लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं और साथ ही साथ रिवीजन भी करवाई जाती है रेगुलरली। फिर हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइज, बेसिक से तैयारी कराई जा रही है, बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड बैच, बिल्कुल जीरो से तैयारी हो रही है। एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक का कवरेज करवाया जा रहा है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज उस बैच को। आपकी इतनी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करवाई जाएगी उस बैच में कि आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप उसको डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे तो। और गाइज हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है जिसमें एक आपके लिए फ्री सीरीज़ लाई गई है जिसमें टेलीग्राम चैनल पे आपको मॉर्निंग में क्वेश्चंस दिए जाते हैं कुछ। ऑल डे लॉन्ग आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप अटेम्प्ट करते हैं और रात को 8 बजे आपको एक एनालिसिस वीडियो दिया जाता है उन क्वेश्चन से रिलेटेड। पीडीएफ्स दी जाती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और गाइज हमारा मेंस आंसर राइटिंग का ही एक पेड बैच भी स्टार्ट होने वाला है, लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो से आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, आंसर राइटिंग के लिए बताना शुरू करेंगे, आपकी प्रैक्टिस कराएंगे बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक की। एक्सपर्ट फैकल्टी है हमारी, वो आपकी कॉपीज़ चेक करेंगी और दोनों लैंग्वेजेस में ही होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में इवैल्यूएशन किया जाएगा आपका। और बिल्कुल अच्छे से आपका फाउंडेशन बनाया जाएगा, आपको बिल्कुल मेंस रेडी कर दिया जाएगा। तो हाईली रिकमेंडेड गाइस, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और बहुत लिमिटेड नॉमिनल प्राइस पे आपको ये ऑफर किया जा रहा है, आपको इतने अच्छे प्राइस में कहीं नहीं मिलेगा 7777 में। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, अमंग सेवरल फैक्टर्स फॉर इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ सेविंग्स रेट इज द मोस्ट इफेक्टिव वन। डू यू अग्री? व्हाट आर द अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ पोटेंशियल? भारत की संभावित वृद्धि के कई कारकों में बचत दर सबसे प्रभावी है। क्या आप सहमत हैं? विकास क्षमता के लिए उपलब्ध अन्य कारक क्या हैं? ये क्वेश्चन GS3 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो हमसे क्या बोला गया है कि जब हम बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं, भारत की जो वृद्धि होनी चाहिए, जितनी भारत की क्षमता है वृद्धि के मामले में, तो सेविंग्स की हम बात करें, सेविंग्स रेट, बचत दर हमारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक टूल माना जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सेविंग्स रेट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है? उसी के साथ साथ हमें क्या पूछा गया है कि हमें बाकी फैक्टर्स भी, बाकी कारकों के बारे में भी बताना है जो कि भारत की विकास के लिए, भारत की वृद्धि में कारगर साबित होते हैं, भारत की वृद्धि में मदद करते हैं। राइट? तो हमें सबसे पहले ये बताना है कि क्या सेविंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप अग्री करते हैं या नहीं। उसके बाद हमें बाकी फैक्टर्स के बारे में बताना है। राइट? तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। Capital formation is the most important factor that drives the economic development of a nation. कि
पूंजी निर्माण जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करता है, या किसी भी नेशन की, किसी भी इकोनॉमी के विकास को वो मदद करता है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है गाइस, थोड़ा सा उसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एक्स पर्सन है, ठीक है, एक एक्स है, उनकी जो इनकम है, जो आय है एक्स की, उसमें से वो 5,000 हर महीने वो 5,000 सेव करते हैं, बचत करते हैं 5,000 रुपयों की। वो 5,000 की जो बचत करते हैं वो उसको जाके बैंक में डाल देते हैं, ठीक है। बैंक में उन्होंने क्या कर दी, सेविंग कर दी। अब बैंक का क्या मैकेनिज्म चलता है कि जो आरबीआई के बताए हुए रेट्स के हिसाब से उनको कुछ एसएलआर, कुछ सीआरआर, कुछ परसेंट मतलब अमाउंट रखना पड़ता है। वो रखने के बाद वो जो बाकी का पैसा उनके पास बचता है वो उसको लोन के रूप में दे देते हैं। किनको, जो बिजनेसेस होते हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं उनको वो लोन के रूप में दे देते हैं। तो जब वो लोन के रूप में देते हैं उनको, तो लोन के वो उस लोन का क्या करते हैं, उससे मान लीजिए उनको कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या कोई प्रोडक्शन प्लांट लगाना है, तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जब वो कोई, मान लीजिए हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि वो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। अब प्रोजेक्ट में तो लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, मैन फोर्स की, या लेबर की ज़रूरत पड़ेगी काम करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉय करना शुरू किया। उन्होंने जॉब्स दी लोगों को, लोगों को जॉब मिली, जॉब दे रहे हैं तो फिर उनको सैलरी भी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो उनकी क्या होगी, लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, उनकी जो जीवन शैली है वो बढ़ेगी, ठीक है, जीवन उनका अच्छा होगा। वो डिमांड करना शुरू करेंगे, जब उनके हाथ में पैसा होगा तो वो खरीदेंगे, अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे, ठीक है। जब वो डिमांड करेंगे तो मार्केट उठेगी, मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट उठना शुरू होगी, पैसा रोटेट करेगा, पैसा रोटेट करेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। कैसे रोटेट करेगा, जैसे कि अब उन पर्सन की हमने बात की कि वो डिमांड करेंगे। मान लीजिए वो मार्केट में जाते हैं, वो फॉर एग्जांपल अगर वो शू शॉप पे जाते हैं, मतलब जूतों की दुकान पे जाते हैं जूते खरीदने के लिए, तो वो क्या करेंगे, जूते खरीदेंगे तो जिनकी वो शॉप है, जिसकी वो दुकान है, उनके हाथ में पैसा जाएगा, ठीक है। उनके पास पैसा गया, उस पैसे में से जो उन्होंने अपनी दुकान पे जूते बेचने के लिए मान लीजिए 2 या 3 लोगों को रखा हुआ होगा, पर्सन्स एम्प्लॉय कर रखे होंगे, जॉब पे रखा हुआ होगा, ठीक है, जूते दिखाने के लिए, बेचने के लिए, वो उनको सैलरी देंगे, उनको सैलरी मिलेगी, उनके हाथ में पैसा जाएगा तो वो भी डिमांड करेंगे, वो भी मार्केट में स्पेंड करेंगे। तो क्या होगा, इस तरीके से पैसा घूमने लग जाता है और हर किसी के हाथ में पैसा आने लग जाता है, किसी के में कम, किसी के में थोड़ा, लेकिन आता सबके में है। तो क्या हो जाता है, इकोनॉमी उठने लग जाती है, ठीक है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लग जाती है, अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, तो विकास हमें दिखता है, विकास होने लग जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। वहीं यहाँ बात की गई है कि इट इज़ मेनली द ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम हाउस होल्ड्स की, जो जैसे मिस्टर एक्स था, उसने बैंक में सेव किया उन्होंने, तो वहाँ से क्या गया, बिजनेस सेक्टर के पास गया, जिससे कि उन्होंने आउटपुट करना शुरू किया, एम्प्लॉयमेंट दी, सैलरीज देना शुरू की, और इकोनॉमी एक्सपैंड हुई, राइट, विकास होना शुरू हुआ। फिर हम सेविंग्स की, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि सेविंग्स के बारे में पर्टिकुलरली, कि तो हम सेविंग्स की बात करते हैं, तो सेविंग्स हमारी आर्थिक वृद्धि में, इकोनॉमी की ये विकास में, डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। कैसे, अगर हम इंडियन इकोनॉमी को देखें कि 1960-70 से जब इकोनॉमी बढ़नी शुरू हुई, ठीक है, जब बढ़नी शुरू हुई, तो अब कुछ सालों से जो सेविंग्स का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में हमारी 33% देखने को मिला है, 33%, मतलब बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स ही है, कि अच्छी सेविंग्स होगी तो इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी ही होगी। ये एक नेसेसरी या फिर एक महत्वपूर्ण, सिर्फ यही एक महत्वपूर्ण कंडीशन नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, दोनों शब्दों में फ़र्क है, ये महत्वपूर्ण है, ये एसेंशियल है, लेकिन सिर्फ यही महत्वपूर्ण नहीं है, ओनली एसेंशियल वन नहीं है ये। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें कोलैबोरेट करती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं
इकोनॉमी की डेवलपमेंट में जो ज़रूरी हैं। राइट तो अब हमने एक इसका जवाब दिया डू यू अग्री वाले क्वेश्चन का कि क्या सेविंग्स रेट एसेंशियल वन है। तो हमने कहा सेविंग्स रेट एसेंशियल है, लेकिन सिर्फ एसेंशियल नहीं है। वो सिर्फ एसेंशियल क्यों नहीं है, हम थोड़ा सा उसका रीज़न देंगे कि सिर्फ एसेंशियल क्यों नहीं है। कि मान लीजिए अब मिस्टर एक्स ने अपना अमाउंट सेव किया, ठीक है, 5,000 रुपये उन्होंने बैंक में डाले, लेकिन अब उन्होंने तो 5,000 रुपये बैंक में डाल दिए, सेविंग हो गई, लेकिन वो बैंक का या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम है कि वो उस 5,000 रुपयों को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर वो ढंग से दे ही नहीं रहे लोन पे, या ढंग से उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, या मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, तो क्या होगा, इतना ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से या जिस हिसाब से इकोनॉमी का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। राइट या फिर जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से। वो सोच समझ के अपने गुड एंड बैड पॉइंट्स को देखते हुए उस इन्वेस्टमेंट पे या उस प्रोजेक्ट का देख के नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ सेविंग्स अगर अच्छी हो रही हैं तो हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट, उसका विकास होगा ही होगा। वो हम गलत हैं वहाँ पे, क्योंकि उसके साथ बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं। तो अब हम उन दूसरी चीज़ों की, अदर फैक्टर्स की बात करेंगे जो ज़रूरी हैं ग्रोथ के लिए। फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा। अब मान के चलिए कि सेविंग्स हो गई अच्छी, ठीक है, उस बिजनेस को मान लीजिए प्रोडक्शन प्लांट लगाना था, उस बिजनेस ने लोन ले लिया, बैंक ने उसको लोन भी दे दिया, लेकिन अब जहाँ पे वो प्रोडक्शन प्लांट लगा रहा है या जहाँ पे उसको लगाने की ज़रूरत है, वहाँ उसको प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही, बिजली नहीं दी जा रही, मिल पा रही, या फिर वहाँ की जो रोडें हैं वो कच्चा रोड है, वहाँ का टूटी फूटी रोडें हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब जैसे प्रोडक्शन प्लांट है, मान लीजिए वो बॉटल्स का है, बॉटल्स बना रहा है, अब वो बॉटल्स बना रहा है तो उनको बेचने के लिए कस्टमर तक भी तो पहुंचना पड़ेगा, कंज्यूमर तक भी तो उन बॉटल्स को पहुंचाना पड़ेगा। तो अगर वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन ही अच्छा नहीं है तो वो बॉटल्स को पहुंचने में टाइम लगेगा, वो ज़्यादा टाइम लेंगी पहुंचने में, और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, क्योंकि कच्चे रास्ते से जाना मुश्किल रहता है। तो टाइम भी क्या बोलते हैं, टाइम भी उनका बहुत ज़्यादा लगेगा और कॉस्ट भी लगेगी। तो क्या है, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं प्रूव होगा। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना ज़रूरी है। पावर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, वहाँ की रोड्स की, रेलवेज़ की, या फिर कम्युनिकेशन की, संचार के साधन भी वहाँ पे अच्छे होने चाहिए। राइट। नेक्स्ट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय करने में आसानी। कि जो बिजनेस है उसको शुरू करने में और ख़त्म करने में ज़्यादा दिक्कतें, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ ना हो, इसी पे अभी हमारी भारत सरकार काम भी कर रही है कि जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा एक हाथ अपना पीछे खींच लेते कि अगर अरे यार बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं शुरू शुरू करने में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो वो हैसल फ्री, वो एक सिंपल प्रोसेस बना देना चाहिए, जिससे कि ईजिली बिजनेस या स्टार्टअप शुरू भी किया जा सके और ख़त्म भी किया जा सके। ठीक है, या फिर जैसे बोलते हैं कि मान लीजिए अब प्रोडक्शन प्लांट लगाना है तो उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है, लेकिन ज़मीन लेने के लिए, उसका लाइसेंस लेने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ रही हैं, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, तो लोग उससे डीमोटिवेट होते हैं। तो वो चीज़ भी क्या करनी है, कम से कम करनी है ये बाधाओं को। राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्स। अब किसी भी एंटरप्राइज में देखें या कहीं पे भी, जैसे जो काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हम प्रोजेक्ट की, हमने एक एग्जांपल लिया था कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो प्रोजेक्ट के लिए लोगों की भी ज़रूरत है। अब वो लोगों में कुशलता है या नहीं, वो स्किल्स है या नहीं काम करने की, वो भी तो ज़रूरी है। अगर लोगों में स्किल्स ही नहीं है, उनमें वो इतने क्वालिफाइड ही नहीं है, उनमें कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है, तो क्या वो प्रोजेक्ट काम हो पाएगा अच्छे से? नहीं हो पाएगा। तो जैसे बोला जाता है ना कि हर एक एंटरप्राइज में जो सबसे ज़्यादा चेंज लेके आते हैं, सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स की वजह से होता है। क्योंकि एक टेक्नोलॉजी, मान लीजिए ए और बी कंपनी है, वो या ए और बी एंटरप्राइज है, वो दो एक टेक्नोलॉजी को इतनी उनके पास है कि वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, वो लगा रहे हैं, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी भी है, वो अच्छे से इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, हर जगह पे सब कुछ कर रहे हैं।
लेकिन ह्यूमन रिसोर्स क्या है कि डिफ़र करता है। एक के पास अगर अच्छा, एक मान लो स्किल्ड पर्सन है और एक के पास उतने ज़्यादा स्किल नहीं है जितनी दूसरे के पास है, तो अगर ए के पास ज़्यादा स्किल्ड पर्सन है तो ए की जो प्रोडक्टिविटी होगी, ए की जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू बी, क्योंकि ए के पास स्किल्ड पर्सन है। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मानव संसाधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनमें वो स्किल्स, क्वालिटीज़, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्या होता है कि टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाती है या प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है हमारी इकोनॉमी की। आजकल R&D पे भी बहुत फोकस किया जा रहा है। अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इजी सा। हम आज के टाइम पे स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, लेकिन अगर एक एक्स पर्सन एक जो कीपैड वाला फ़ोन होता है वो अगर उस पर इन्वेस्टमेंट करे और कीपैड वाले फ़ोन्स बनाना शुरू कर दे, तो क्या उसके फ़ोन्स बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, जो अभी यूज़ में है ही नहीं। तो इसीलिए हमें आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से, करंट के हिसाब से हमें टेक्नोलॉजी अपनानी है और हमें उसके लिए काम करना है। और इसीलिए आज के टाइम पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेक्टर है उसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा उस पर काम किया जा रहा है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा कंपटीशन हम मूव कर सकते हैं, चाहे हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें या हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, राइट। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की नीतियाँ। अब देखिए कि जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो भी इस चीज़ में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है कि गवर्नमेंट की नीतियाँ क्या हैं, किस तरीके की वो नीतियाँ या किस डायरेक्शन में बना रही है, ठीक है, क्योंकि वो हर पर्सन को या बिजनेसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि अभी इंडिया ने GST का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी, अभी 2017 में GST लागू किया। GST किस लिए लागू किया? इकोनॉमी को यूनिफाई करने के लिए, एकजुट करने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को, और जो अलग अलग टैक्सेस पे किए जाते थे उनको हटाने के लिए, ठीक है, कि बहुत सारे टैक्सेस अलग अलग लेवल पे करने पड़ते हैं, तो वो अलग अलग नहीं पे करने पड़ेंगे, तो लोगों को भी बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से, लेकिन GST की वजह से, उसका कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस की वजह से बहुत सारे लोगों को या सॉरी बिजनेसेस को बहुत दिक्कतें भी आई है ना दिक्कतें। तो क्या है कि पॉलिसी इस तरीके से होनी चाहिए, या फिर मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि GST बेकार है, इट इज़ नॉट बैड, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ, मतलब उसके बारे में अच्छे से लोगों को समझाया नहीं गया। दूसरा, अब जो इंडिया की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो उसमें इंडिया का रैंक बहुत इम्प्रूव हुआ है। हमें 2017 में उसका रैंक 100 देखने को मिला था और अब उसका रैंक 30th है। बहुत अच्छा रैंक हमें देखने को मिला है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा, जिससे कि ये रैंक इंडिया का इम्प्रूव हुआ है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, सामाजिक और राजनीतिक कारक। कि जब हम सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं, सामाजिक जो कारक हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ में, क्योंकि जिस तरीके से बेसिकली सोसाइटी ही तो कंट्रीब्यूट करती है। तो जो सोसाइटी में चल रहा है, किस तरीके से वहाँ का एनवायरनमेंट है, किस तरीके से उनके बिलीव्स हैं, वो भी इकोनॉमी पे अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए जो सोसाइटल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीतिक कारक, जैसे कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। अब मान लीजिए अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब एक पॉलिसी बनाई गई, फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत मिशन लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की लाया गया। स्वच्छ भारत मिशन क्यों लाया गया? क्लीनलीनेस ड्राइव इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, सफाई अभियान चलाने के लिए, कि सफाई हो, स्वच्छता हो, उसी के लिए लाया गया। लेकिन अगर लोग ही उसको उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लोग ही उसको गंभीरता से नहीं ले रहे, मोटिवेशन नहीं दिखा रहे, आगे नहीं आ रहे, और वो स्वच्छता पे ध्यान ही नहीं दे रहे,
तो कितनी भी सरकार मेहनत कर ले, क्या वो स्वच्छ भारत मिशन को पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, लोग उस पर काम ही नहीं कर रहे, उसको, वो पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में मदद ही नहीं कर रहे। वो कहते हैं ना कि एक कोलैबोरेट करके कॉपरेशन के साथ काम करना चाहिए, कि सभी अथॉरिटीज मिले, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार भी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज भी, और उसके साथ साथ लोग भी, सिटीजन्स भी मिलके करेंगे तो कोई भी पॉलिसी का जो बेस्ट है हम वो निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम से हम लड़ सकते हैं। लेकिन अगर लोग ही पार्टिसिपेट उसमें नहीं करेंगे तो ये काम इम्पॉसिबल होगा। तो इसीलिए जो भी पॉलिसीज़ हैं या जो भी होता है, अगर लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन होगा तो इकोनॉमी की डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था में विकास हम देखने को मिल सकता है, और अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। राइट? तो इस तरीके से सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इसमें अपना बहुत योगदान देते हैं। सो ये हमने बात की बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स की, कि सिर्फ सेविंग्स ही ज़रूरी नहीं है, सेविंग्स के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, जो कि कारगर साबित होते हैं, जिनका होना बहुत ज़रूरी है हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब हम कंक्लूडिंग नोट पे बात करें तो इंडिया का हम बोलेंगे कि इंडिया एक ऐसे वर्ज पे या ऐसे कगार पे है आज के टाइम पे, जहाँ पे इंडिया को डिमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट है, जो उसको उठाना चाहिए। अब डिमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? कि इंडिया के पास जो यूथ पॉपुलेशन है, मतलब बिटवीन जो बिटवीन 18 to 59 ईयर्स ऑफ एज की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। यूथ पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा है। अब क्या होता है, जो मान लीजिए अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उनको जैसे पेंशन देनी पड़ती है, रिटायरमेंट का देना पड़ता है, ठीक है, उनके वेलफेयर पे सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन जब यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो यूथ पॉपुलेशन क्या करती है, उनका इनोवेटिव माइंड होता है, वो इन्वेस्टमेंट करती है, वो काम करती है, वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ठीक है, वो हमारी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, वो टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो जब यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है मतलब हमारा डिमोग्राफिक डिविडेंड अच्छा होता है, जो कि इंडिया का आज के टाइम पे है, तो इंडिया को उसके बेनिफिट्स लेने चाहिए। एक स्किल डेवलपमेंट कैंपेन चलाना चाहिए जिसमें कि यूथ की स्किल्स को एनहांस करें। बहुत सारे वेरियस फील्ड्स में अगर उनकी स्किल एनहांस होगी तो बहुत सारे अच्छी जगहों पे यूथ का यूज़ किया जा सकता है, मतलब यूथ अच्छे से काम कर सकता है और उससे बेनिफिट लिया जा सकता है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। और वो हमें एक कंड्यूसिव, एक अच्छा ऐसा एनवायरनमेंट, वातावरण बनाना है कि जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हमने बात की थी, इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होगी, उससे प्रमोट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्राइजेस सेटअप होंगी हमारे यहाँ पे, ठीक है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फिर वही फॉरेन एक्सचेंज हमारा अच्छा होगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था बढ़ेगी हमारी, उससे भी डेवलपमेंट होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट। और एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वही एक सर्कुलर फ्लो चल जाता है कि हर कोई बेनिफिट करेगा उससे, और जब हर कोई बेनिफिट करता है तो अर्थव्यवस्था में विकास होता है, हमारी इकोनॉमी डेवलप करती है, राइट। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। प्लीज़ आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। सो एंड करते हुए मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूंगा। इस तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन करता है जिसमें डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का, तो उसमें आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ रेगुलर रिवीजन भी कराई जाती है। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइज, बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराई जा रही है, हाईली रिकमेंडेड बैच है गाइज, ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से होगी, आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच चल रहा है जिसमें आपके लिए एक फ्री सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और रात को 8 बजे आपको उनका एनालिसिस वीडियो और पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती हैं। और साथ ही साथ गाइज हमारा एक पेड मेंस आंसर राइटिंग बैच भी लॉन्च हो चुका है जिसमें 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। आप उन क्वेश्चंस
से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाली है, क्योंकि वो बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपके क्वेश्चंस को चेक करेंगी और आपको इम्प्रूवमेंट बताएंगी। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज इन कोर्सेज़ को। और ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू टेक्स्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।